जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है। तो उस संस्था का नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रोसित धन प्राप्ति मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन रहा? तो यह देश भारत। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? 2023-24 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है चीन, जबकि FDI के द्वारा भारत को सर्वाधिक जो इन्वेस्टमेंट मिला है वह सिंगापुर की ओर से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर विचार करेंगे कि चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सिक्योर IoT। सिक्योर IoT के नाम से एक वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा अभी हाल ही में बजाज ऑटो ने किया है और इसका नाम होगा बजाज फाइटर। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है, तो वह देश है ब्रिटेन। अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसका भारत का सोना लगभग 100 टन ब्रिटेन में था उसे वापस लाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो यह निर्माण चेन्नई में शुरू किया गया है। ध्यान रखेंगे चेन्नई तमिलनाडु में है और यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी है। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया गया किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात राज्य के रूप में उभरा है? यानी हमारे भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तमिलनाडु का, जिसने भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का 30% अकेले उत्पादित करता है तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो वो बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा शीर्ष कार्गो हैंडलिंग वाला जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? 70.47 करोड़ लाख रुपए हो गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो यह अनुमान 4.9% यानी लगभग 5% रहने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी का जो अनुमान आया है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में हर 100 व्यक्ति पर 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे। यह रिपोर्ट 2024 के लिए ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय
द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया है? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को यह दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि AEO दर्जा के बाद आयात निर्यात सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात ग्रिड इंडिया को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन बनी है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है सिट्रोन। कहाँ की है? ये फ्रांस की है। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है एनवीडिया कॉर्प। एनवीडिया कॉर्प एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ध्यान रखें जो एनवीडिया है इसका मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। कैप का मतलब होता है कि इसका मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो 5 जून 2024 तक एनवीडिया का मार्केट कैप $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। यानी यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत अंतर नहीं है, केवल दशमलव में अंतर है। 0.06 है, 0.10 ट्रिलियन डॉलर का अंतर है। यानी ये संभव है कि भविष्य में एनवीडिया विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में बन सकती है। अभी तो बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है एनवीडिया और नंबर 3 पर है एप्पल। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंक पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना गया है? तो उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ थे। ध्यान रहे कि ये प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्थापित की गई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक कौन सी है? तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये बताता है कि भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इस मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है यूनिकॉर्न के मामले में, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो यह उद्यम घाना में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा की
समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा गया है? तो 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा गया है? 6.5% पर, नो चेंज, इस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100, वैकल्पिक ऑटो ईंधन जिसका नाम है इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो इसको भारत की राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखें कि मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को असम का है ये, जिसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ध्यान रखें कि जो मांजुली मुखौटा है ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजुली द्वीप के नाम पर पड़ा है, और मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में ही विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है स्थित है, जिसका नाम है उमानंद नदी द्वीप। अगला प्रश्न है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की है। अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश है श्रीलंका और मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? तो इसको 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 को 13 फरवरी को लागू किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। आप सब जानते हैं कि इसके द्वारा छतों के ऊपर सौर पैनल लगाए जाएंगे जिससे विद्युत की खपत पे आत्मनिर्भरता आ सके। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो इस पहल का नाम है ग्रो पहल। ध्यान रखना है यहाँ पर कि ग्रो का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। पुनः एक बार, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? पहल का नाम है ग्रो पहल। ग्रो का फुल फॉर्म होता है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़ी किन 3 प्रमुख गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो कौन कौन से 3 प्रमुख गलियारे हैं? एक है ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, और तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आर्थिकी संबंधी जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसको एक बार पुनः पढ़िएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट का मतलब होता है कि ऐसा बजट जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बनाया जाए, और यह बजट प्रायः चुनावी वर्ष के दौरान बनाया जाता है। तो रेलवे से जुड़े 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसमें पहला है ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित योजना
यानी लाभा लघु वना जात द्रव्य क्रय शुरू किया है लघु वन उपज के लिए। लघु वन उपज के लिए लाभा को शुरू किया है ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो यह राशि है 11.11 लाख करोड़ रुपए। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो यह लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन सी बनी है? तो उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। कौन सी कंपनी बनी है? ओला इलेक्ट्रिक। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के तहत के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक बनी है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसको भारत सरकार ने हाल ही में सेंथिल पांडियन को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नाम क्या है? सेंथिल पांडियन। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027-28 तक यह समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो इस परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इको ग्लोबल को पेश किया है? तो यह पेश किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इस प्रश्न को पुनः देखना पड़ेगा कि वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता ढांचा जिसका नाम है इको मार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पेश किया गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना इसकी थीम रही है। 18 से 21 जनवरी 2024 के मध्य हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन जिसका नाम था विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो। विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम रही है अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना और भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ये पहली कंपनी बन गई है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।